नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐतिहासिक नाटक लेकर आए हैं आपके लिए। ऐतिहासिक नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक। इस नाटक में आप जानोगे कि किस प्रकार राजा रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को युद्ध ना करने के लिए शकराज के पास में भेज देता है। वहीं रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी के भेष में शकराज के पास में जाता है और उसको युद्ध में मार करके वापस आता है और ध्रुव स्वामिनी के सम्मान की रक्षा करता है। जब पुरोहित जी रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का विवाह विच्छिन्न करा देते हैं, तब चंद्रगुप्त अपने भाई रामगुप्त को मार करके ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है और राज्य पर अधिकार कर लेता है। इस नाटक में हम जानेंगे कि किस प्रकार इतिहास में कुछ राजाओं ने महिलाओं को सिर्फ एक उपहार में देने वाली वस्तु माना है। घटना यहाँ से शुरू होती है कि आर्य समुद्रगुप्त जो बड़ी प्रतापी राजा थे, वो किसी एक राजा को हरा देते हैं और उसके बदले में वो राजा ध्रुव स्वामिनी को समुद्रगुप्त के लिए भेंट कर देता है। जब समुद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी को जीत लेते हैं, तब समुद्रगुप्त का छोटा लड़का चंद्रगुप्त जो युग था, वो ध्रुव स्वामिनी को लेने के लिए जाता है और गुप्त साम्राज्य में लेके आ जाता है। तभी उसका विवाह रामगुप्त के साथ में करा दिया जाता है। लेकिन ध्रुव स्वामिनी हमेशा से चंद्रगुप्त को ही चाहती थी, लेकिन रामगुप्त बड़ा था और वो राजा भी था, इसलिए ध्रुव स्वामिनी की शादी रामगुप्त से करा दी जाती है। कुछ समय बाद एक युद्ध चलता है और उस युद्ध के दौरान रामगुप्त, चंद्रगुप्त, बाकी सभी राजा जो मंत्री थे वो युद्ध शिविर में बैठे हैं। तभी एक सैनिक आता है और रामगुप्त से कहता है, महाराज, शकों ने हमारे दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया है। अब हमें कुछ उपाय करना चाहिए, वरना हमारी हार निश्चित है। रामगुप्त एक नशीली प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसको राज कैसे चलाना है उसका बिल्कुल भी अनुमान नहीं है। वो ये कहता है, ये तो अच्छी बात है, जब हमारा दुर्ग दोनों ओर से घिरा है तब तो और भी ज्यादा सुरक्षित है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जाइए, आराम करिए, अभी हमें भी आराम करने दीजिए। नशे में चूर सैनिक फिर कहता, महाराज, शत्रुओं ने हमारे दुर्ग को घेर लिया है और वो किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकते हैं। वो कहता, हमला होगा तब देखा जाएगा, अभी जाइए, आराम करिए, मुझे विश्राम करने दीजिए। और वो नशे में चूर पड़ा रहता है। तभी रामगुप्त का जो विश्वासपात्र मंत्री शिखर स्वामी वहां पर आ जाता है। शिखर स्वामी रामगुप्त से कहता है, महाराज, शक का एक दूत आया हमारे पास में, जो ये पत्र लेके आया है। रामगुप्त उस पत्र को पढ़ता है। उस पत्र में लिखा है, यदि आप युद्ध से बचना चाहते हो तो अपनी रानी ध्रुव स्वामिनी को हमारे शिविर में भेज दीजिए और साथ ही साथ हमारे सामंतों के लिए अपने राज्य की राजकुमारियों को, अपनी दासियों को हमारे शिविर में भेज दीजिए, अन्यथा हम आप पर आक्रमण कर देंगे। जब रामगुप्त इसको पढ़ता है तो रामगुप्त बहुत हंसता है, हाँ हाँ हाँ। शिखर स्वामी कहते हैं, महाराज, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बड़ी चिंता की बात है, हमें युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। रामगुप्त कहता है, मुझे तो इसका पहले से ही अनुमान था कि शकराज ऐसा ही करेगा। शिखर स्वामी कहते हैं, वाह, राजा को हमेशा 1000 आंखों वाला होना चाहिए, जो दूर से आती हुई विपत्ति को पहले ही भांप ले। महाराज, तो इसने निश्चित रूप से आपने इसका कोई तो उपाय किया होगा। कहता, हाँ, मैंने उपाय कर लिया है। ध्रुव स्वामिनी मुझसे प्रेम नहीं करती है, वो तो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। ध्रुव स्वामिनी को शकराज के पास भेज दिया जाए। शिखर स्वामी कहता, महाराज, ये आपका आंतरिक मामला है कि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है रामगुप्त से, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा कि गुप्त सम्राट रामगुप्त ने अपनी रानी को भेज दिया है। वो कहता है, लेकिन युद्ध भी तो हम नहीं कर सकते, हमारा दुर्ग गिर चुका है, और क्या है, रानी दासियों को मांगा है तो दे दिया जाए, सामंत है उसके पास में तो दासियां भी होना जरूरी है। ये सारी घटनाएं चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन सुनती है और बड़े ही दुख से व्यथित हो जाती है कि कैसा समय आ गया कि एक राजा अपनी रानी को अपने शत्रुओं के शिविर में भेज रहा है। यदि आज चंद्रगुप्त राजा होता तो कदाचित ये दिन ना देखना पड़ता, और ये कायर रामगुप्त
मुझे तो इस देश को छोड़ देना चाहिए। फिर कहती नहीं, मैं इस देश को नहीं छोड़ सकती। आज मुश्किल की घड़ी है और मंदा इस देश को इस संकट की घड़ी में छोड़ के नहीं जा सकती। तभी रामगुप्त और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामी के पास में जाते हैं और कहते हैं कि सकराज ने एक पत्र लिखा, उसमें कहा है कि ध्रुव स्वामी के पिता ने पहले सकराज के साथ ध्रुव स्वामी का विवाह निश्चित किया था, लेकिन आर्य समुद्रगुप्त के आक्रमण से ध्रुव स्वामी के पिता ने गुप्त साम्राज्य में ध्रुव स्वामी को भेज दिया है। इसलिए सकराज ध्रुव स्वामी की मांग करता है। ध्रुव स्वामी कहती है मैं स्त्री हूं, मैं कोई उपहार में देने वाली वस्तु तो नहीं हूं जो पहले मेरे पिता ने गुप्त साम्राज्य में भेजी थी। अब सकराज के भय से गुप्त राजा हमें सकराज के पास भेज देगा। यदि ऐसा है तो मैं आत्महत्या कर लूंगी या फिर मैं इस राज्य को छोड़ के चली जाऊंगी। फिर जैसा आपको लगे वैसा करना। मैं एक स्त्री हूं, मैं इस तरह किसी के उपहार में देने वाली वस्तु नहीं हूं। शिखर स्वामी कहता है कि जब तक संधि का नियमों का पालन नहीं किया जाए तब तक तो संधि का कोई उचित ही नहीं है। यदि आप छोड़ के चली जाओगी तो फिर संधि भंग हो जाएगी। ध्रुव स्वामी कहती, तो क्या तुम अपने राज्य को एक स्त्री को बेच करके राज्य की रक्षा करोगे? क्या मेरे भरोसे इस गुप्त साम्राज्य चलता है? क्या आपके में हिम्मत नहीं है कि आप सकराज से लड़ सको? नहीं है तो मर जाना चाहिए युद्ध में। लेकिन क्या एक स्त्री को भेंट में देकर आप अपने देश के साम्राज्य की रक्षा कर पाओगे? क्या एक स्त्री को भेज करके तुम्हारे गुप्त साम्राज्य की रक्षा हो सकती है? शिखर स्वामी के धर्म नीति का उपदेश देते हुए कहते हैं, देवी, यदि एक व्यक्ति को बलि देकर एक परिवार की रक्षा हो सकती है तो होनी चाहिए, और एक यदि परिवार की बलि देकर के किसी एक गांव की रक्षा हो सकती है तो करनी चाहिए, और यदि गांव की बलि देकर के एक राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए तो करनी चाहिए। यही राजनीति शास्त्र कहता है। ध्रुव स्वामी कहती है, ठीक है, यदि आपको अपने राज्य की रक्षा करनी है तो आप करिए, लेकिन मैं अपनी स्वाभिमान की रक्षा करूंगी। मैं आत्महत्या तो कर सकती हूँ ना। और ध्रुव स्वामी अपनी आत्महत्या की कोशिश करती है कि तभी चंद्रगुप्त आ जाता है और चंद्रगुप्त कहता है, जब तक मैं जीवित हूं तब तक ध्रुव स्वामी न सकराज के पास में जाएगी न वो आत्महत्या करेगी। मैं स्वयं ध्रुव स्वामी का वेश धारण करके उस सकराज के पास में जाऊंगा, या तो उसको पराजित कर दूंगा या युद्ध में मारा जाऊंगा। मेरे मरने के बाद में आपको जैसा उचित लगे वैसा कर। ध्रुव स्वामी कहते, मैं भी फिर आपके साथ में चलूंगी। चंद्रगुप्त का नहीं, जब तक मैं जीवित हूं मैं इस गुप्त सम्राट को इस तरह अपमानित होते हुए नहीं देख सकता। मेरे मरने के बाद में आप लोगों को जैसा अच्छा लगे वैसा करना आप। ध्रुव स्वामी कहती, नहीं, मैं मरने के लिए आपको अकेला नहीं भेज सकती हूँ, हम दोनों साथ चलेंगे। यदि जीवित रहे तो सुख भोगेंगे, अन्यथा वहां मारे जाएंगे। फिर चंद्रगुप्त एक स्त्री का वेश धारण करता है। जैसा कि सकराज ने कहा था उसको दासियों की भी आवश्यकता है, तो वो बाकी पालकियों में अपने अन्य सैनिकों को उसमें रख लेता है और स्वयं एक रानी का वेश धारण करके सकराज के शिविर में जाता है और सकराज को कहता है कि हम अकेले में मिलेंगे। सकराज उसकी अनुमति दे देता है। जब सकराज की प्रेमिका को ये सारी चीजों की भनक लगती है कि राजा ने ध्रुव स्वामी को संधि के बदले में मांग की है, तो वो सकराज से पूछती है कि ऐसा क्यों? क्या आप युद्ध नहीं कर सकते उनसे? आपको राजनीतिक लालसा है, साम्राज्य विस्तार की लालसा है, तो आप युद्ध करिए उनसे और उनके राज्य पर कब्जा कर लीजिए। सकराज कहता, नहीं, मुझे गुप्तों से प्रतिशोध लेना है। उन्होंने हमारी तय की हुई शादी को विच्छिन्न किया है, अब मैं उनके विवाह को विच्छिन्न करूंगा। कौमा कहती है, जो सकराज की प्रेमिका है, क्या एक स्त्री को अपमानित किए बिना तुम्हारे प्रतिशोध की कामना पूरी नहीं हो सकती? आपका प्रतिशोध गुप्तों से है, तो फिर एक स्त्री को अपमानित क्यों करना है? यदि आपका शत्रुता गुप्तों से, उनसे युद्ध करिए, उनके राज्यों पर कब्जा करिए, उनका संहार करिए। लेकिन क्या एक
स्त्री को अपमानित किए बिना तुम्हारी ये राजनीतिक लालसा पूरी नहीं हो सकती। सकराज कहता है कौमा, ये हमारा राजनीतिक मैटर है, आप इसमें हस्तक्षेप ना करें तो बेहतर होगा। तभी कौमा के पिता कहते हैं और कहते हैं बेटी, हमें इस राज्य को छोड़कर अब चला जाना चाहिए, क्योंकि ग्रह नक्षत्र अपनी दिशा बदल रहे हैं, निश्चित ही कुछ अनिष्ट होने की आशंका लग रही है हमें। तो सकराज की प्रेमिका अपने पिता के साथ में उस राज्य को छोड़कर चली जाती है। तभी चंद्रगुप्त स्त्री के भेष में ध्रुवस्वामिनी के साथ सकराज के पास में आता है। सकराज दोनों को एक साथ में आते हुए चकित हो जाता है, वाह कितना सुंदर रूप आप दोनों का, लेकिन आप में से ध्रुवस्वामिनी कौन है? ध्रुवस्वामिनी कहती, मैं हूं ध्रुवस्वामिनी। चंद्रगुप्त कहता है नहीं, मैं हूं असली ध्रुवस्वामिनी। दोनों मुंह ढके हुए होते हैं। सकराज कहता है कि इसका निश्चय अब कल होगा, असली ध्रुवस्वामिनी कौन है? चंद्रगुप्त कहता नहीं, इसका निश्चय तो आज ही हो जाना चाहिए। ध्रुवस्वामिनी कहती, हे चंद्रे, तुम अब सकराज को देखकर उन पर मोहित हो गई हो और आप मेरे साथ में धोखा करने लगी हो। चंद्रगुप्त कहता नहीं, तुम मेरे साथ में धोखा कर रही हो, असली ध्रुवस्वामिनी तो मैं हूं। सकराज कहता नहीं, आज मैं बहुत थका हुआ, इसका निश्चय तो मैं कल ही करूंगा कि असली ध्रुवस्वामिनी कौन है। चंद्रगुप्त कहता नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होगा। और चंद्रगुप्त अपने साथ में छोटी सी कटरा लेके गया था, उसको निकाल लेता और सकराज चंद्रगुप्त को देखकर कहता है, तुम कौन हो? चंद्रगुप्त कहता, मैं आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त। और उन दोनों में लड़ाई होती है और सकराज को वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। और बाकी सब पालकियों में उनके सैनिक भी गए थे और वो युद्ध को जीत जाते हैं और सकराज के दुर्ग पर कब्जा कर लेते हैं।